ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलॉम के नियम के बारे में अध्ययन किया था और कूलॉम के नियम की कुछ सीमाओं को भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अर्थात जो कूलॉम लॉ होता है उसको हम वेक्टर के फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग को ये पढ़ना है। तो कल आप सभी ने कूलॉम का नियम पढ़ा था, मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। कूलॉम का नियम था कि किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r²। यही हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था, आप सभी को पता है, वो पिछला टॉपिक था। आज हम लोग इस कूलॉम के नियम को वेक्टर के रूप में निरूपण करें। क्यों? क्योंकि बल, कूलॉम के नियम से हमें किसका मान प्राप्त होता है? बल। और बल के बारे में हम सभी जानते हैं, बल कौन सी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। पढ़ा है आपने? बल एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो हमें इसे वेक्टर के रूप में लिखना जरूरी होगा, तब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो टॉपिक हमारा है वह है कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप, मतलब सदिश निरूपण। बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, टॉपिक को अच्छी तरह समझिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सदिश निरूपण करने के लिए हम जानते हैं कि सदिश किसी भी चीज की जो दिशा का निरूपण किया जाता है वह आलेख में किया जाता है। आलेख में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष। परंतु जब कोई भी सदिश राशि का निरूपण किया जाता है तो उसमें 3 डायमेंशनल अक्ष को लिया जाता है। अर्थात एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्ष वाले को लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 3 अक्ष वाला एक खींच देते हैं, 3 डायमेंशनल एक खींच देते हैं, जिसमें बीच का जो बिंदु है उसका नाम हो गया O। ठीक है, जिसपे सबका निर्देशांक 0 0 होता है। हम मान लेते हैं कि इसमें कोई दो बिंदु आवेश, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, कुछ दूरी पर क्या है? दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, इन दोनों बिंदु का स्थिति सदिश, इन दोनों बिंदु का मतलब जो बिंदु आवेश है, इन दोनों बिंदु आवेश का स्थिति सदिश मतलब यहां से ले यहां तक का जो इसकी दिशा है, इसकी दिशा का निरूपण करने वाले सदिश। तो Q1 का स्थिति सदिश हम मान लेते हैं R1 कैसा? R1 ऐसा। ठीक है, और Q2 का जो स्थिति सदिश है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? R2। क्या मान लिया हम लोगों ने इसको? R2। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, हमने क्या किया कि दो बिंदु आवेश ले लिया, एक Q1 और Q2 ले लिया, जिनका स्थिति सदिश Q1 का R1 है और Q2 का R2 है। ठीक है, ये दोनों का स्थिति सदिश है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पर बल को निरूपण करते हैं। तो आपको पता होगा इन दोनों पे जो भी बल लगेगा, एक बल लगेगा इस वाले से इस पर लगेगा जो कि इस दिशा में होगा, अगर ये दोनों समान आवेश होंगे, और एक बल जो होगा इस वाले से इस पे लगेगा तो वो कौन सी दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। ठीक है, जो इस दिशा में बल लगेगा उस बल का नाम क्या होगा, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये R1 स्थिति सदिश इसका हो गया और R2 सदिश हो गया, स्थिति सदिश इसका हो गया। तो हमने अभी जितना चीज बनाया है उस चीज को हम यहाँ हिंदी में लिख लेते हैं। तो हिंदी मैंने पहले से लिख दी है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने हिंदी को पहले लिख दिया है। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 की स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2। इस पे सदिश का चिन्ह याद रखिएगा, सदिश R1 तथा सदिश R2 है।
जितना मैं पढ़ूंगा उतना हिंदी आप उतारते चलिएगा, ये नहीं कि पूरा उतार लीजिएगा, भी हिंदी पूरा नहीं है। हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया है पहले क्योंकि आपकी जो वीडियो वो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो दोनों का स्थिति सदिश Q1 का कितना R1 और Q2 का सदिश R2 है। क्लियर? यहाँ पर हम लोगों ने चित्र में बना लिया। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसलिए आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, चलिए Q1 कहाँ है, ये है Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर, मतलब कि जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो अगर यहाँ पे दो बिंदु आपके पास दिए है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, और हम इसका स्थिति सदिश R1 है, इसका स्थिति सदिश क्या R2 है। अगर हम इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो मेन सदिश कौन होगा, मेन सदिश हमारा R2 होगा, क्योंकि R1 से किधर की ओर बढ़ रहे हैं, R2 की ओर। तो इस स्थिति सदिश का मान होगा R21, याद रखिएगा, इस स्थिति सदिश का मान क्या होगा, R21। और जब हम R2 से R1 की ओर बढ़ेंगे, मतलब R2 से R1 की ओर जो स्थिति सदिश लेंगे, तो यहां से यहां की ओर जब बढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा R12 हो जाएगा। जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, मतलब इस साइड और बढ़ेंगे, मतलब इस साइड ना बढ़ के इस साइड बढ़ेंगे, तो इसका नाम R12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 मेन होगा। तो वही यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, Q1 से Q2 की ओर सदिश, तो Q1 से Q2 की ओर सदिश क्या हो जाएगा, R21, क्योंकि Q2 की ओर बढ़ रहे हैं तो 2 मेन हो गया, R21, सदिश का चिन्ह है तो सदिश बराबर, ठीक है, R21 बराबर, R21 बराबर क्या होगा, मेन यहाँ का सदिश कौन सा है, तो यहाँ का सदिश है R2, तो R2 मेन सदिश है, और किधर से पढ़ रहे हैं हम लोग, Q1 से पढ़ रहे हैं, तो Q1 का मान कितना है, R1, तो R2 माइनस R1, अर्थात Q1 से Q2 की ओर जो स्थिति सदिश होगा उसका मान होगा R21 बराबर R2 माइनस R1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिए, तथा आवेश Q2 से Q1 की ओर स्थिति सदिश, मतलब किधर से किधर, Q2 से Q1 की ओर, ठीक है। चलिए Q2 देखते हैं, ये रहा, Q2 से Q1 की ओर बढ़ रहे हैं, तो मेन हमारा कौन हुआ, Q1 हुआ, और Q2 से बढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, R12 स्थिति सदिश बराबर R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, R21 बराबर R2 माइनस R1, और यहाँ R12 बराबर है R1 माइनस R2, अर्थात दोनों का परिमाण अगर माइनस कॉमन हम ले ले, तो माइनस अगर कॉमन ले ले, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1, अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा आ जाता है R2 माइनस R1, मतलब कौन सा वाला, पहला वाला मान आ जाता है, मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं, अर्थात R21 दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर है, मतलब दोनों का परिमाण बराबर है, परंतु इसकी दिशा प्लस में होगी तो इसकी दिशा किस में होगी, माइनस में, अगर इसकी दिशा माइनस में होगी तो इसकी दिशा क्या होगी, प्लस में, अर्थात दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, उल्टी है, याद रहेगा। तो हम लोग ये दोनों क्लियर हुआ, कैसे हुआ फिर से एक बार देख लेते हैं। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 से दो स्थिति सदिश R1 और R2 है, ठीक है, इनकी दो स्थिति से R1 और R2 है, तो Q1 से Q2 पे स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, तो Q1 से Q2 पे किया जा रहा है तो मेन हो गया Q2, मतलब R2 माइनस R1, R21 बराबर R2 माइनस R1, और Q2 से Q1 पर R12 बराबर R1 माइनस R2। याद रखिएगा जो बाद में चीज होता है वो मेन होता है, मतलब जिसकी ओर जा रहे हैं, जैसे 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो 2 मेन होगा, 1 उसका पीछे होगा, उसी तरह 2 से 1 की ओर जाएंगे तो 1 मेन हो जाएगा, 2 पीछे हो जाएगा। क्लियर है? अब बिल्कुल ध्यान से बात, अब
किसी भी चीज का स्थिति मतलब सदिश निरूपण किया जाता है तो उसके लिए हमें एक एकांक सदिश की आवश्यकता होती है। अब बोलिएगा एकांक सदिश क्या होता है? जैसे कि अगर हमको किसी लंबाई को मापना है, जैसे मेरे को अपनी ही लंबाई मापनी है, तो मेरे को लंबाई जब अपनी मापनी होगी तो हमको एक इकाई, एक मात्रक की जरूरत पड़ेगी जिससे हम अपनी लंबाई को माप सकें। जैसे मात्रक मीटर में भी हो सकता है कि मैं कितना मीटर हूँ, 1.5 मीटर, मतलब जितना भी हो है। फीट में अगर नापना होगा तो भाई 5, 5.5, 6 फीट, इस से क्या हो, फीट या मीटर। फीट या मीटर क्या है? इसका एक क्या है? मात्रक है। ये क्या है? इसका एक मात्रक है। इसी प्रकार से किसी भी चीज को वेक्टर में लिखने के लिए उनके एकांक सदिश मतलब उनकी मात्रक सदिश का मान हमें प्राप्त करना होता है। तो मात्रक सदिश मतलब एकांक सदिश का मान कैसे प्राप्त होता है? तो किसी का एकांक सदिश अगर आपको प्राप्त करना है तो एकांक सदिश अगर जैसे मान लो आपको प्राप्त करना है, जैसे r का एकांक सदिश प्राप्त करना है तो एकांक सदिश का चिन्ह होता है, इसके ऊपर ऐसे कैप लगा होता है। कैप। अभी सदिश आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इसके बारे में जाना होगा एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश पे कैप लगा है, कैप लगा बराबर r सदिश वेक्टर फॉर्म बटा r का परिमाण, ये होता है एकांक सदिश का मान। एकांक सदिश बराबर होता है किसी भी वेक्टर बटा उस वेक्टर का परिमाण। परिमाण ये उसका मान होता है, परिमाण, ठीक है। तो ये एकांक सदिश का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस चीज को लिख लेते हैं क्योंकि एकांक सदिश की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा एकांक सदिश किसका? Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर, तो क्या था? ये था। तो इसका एकांक सदिश क्या आ जाएगा? R21 क्या बराबर सदिश R21 बटा इसका क्या मान? परिमाण क्या है इसका? सदिश R21। अब परिमाण का मतलब दो दफा दो डंडा खींच दीजिए, जब इसको मोड लगा दीजिएगा तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये इसका परिमाण हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे वाले का भी लिख लेते हैं। दूसरा का क्या हो जाएगा? आप Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर क्या हो जाएगा? R12 एकांक सदिश कैप बराबर सदिश R21 बटा कैप सदिश R12 21। हमने इसको कौन से रूप में लिख लिया? एकांक सदिश के फॉर्म में लिख लिया। क्यों एकांक सदिश के फॉर्म में लिखा गया? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सदिश का निरूपण करने के लिए, किसी भी सदिश क्या किसी भी चीज को निरूपण करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इसको निरूपण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मात्रक की आवश्यकता होगी। अब हमें मात्रक तो मिल गया, अब मात्रक मिल गया तो हम इसका सदिश निरूपण कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। आवेश Q1 के द्वारा Q2 पे आरोपित बल, Q1 के द्वारा Q2 पे आरोपित बल कौन सा बल होगा यहाँ पर? तो यहाँ जो बल होगा वो कौन सा होगा? F किधर से लग रहा है? 1 से 2 पर लग रहा है, मतलब मेन कौन हुआ? 2 मेन हुआ। तो यहाँ पे कौन होगा? 2 1 F21 कौन सा वेक्टर? F21। और यहाँ पे कौन सा बल होगा? यहाँ 2 से 1 पे लगाया गया बल, अर्थात यहाँ पे कौन सा बल होगा? F12 वेक्टर कौन सा बल होगा? ये F12 याद रखिएगा हमेशा। तो देखिए यहाँ पर आवेश Q1 के द्वारा Q2 पे आरोपित बल, यहाँ जगह नहीं मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं। बल क्या हो जाएगा? F21। चलिए मैं थोड़ा सा पहले इसको और नीचे कर देता हूं, निकाल देता हूं, ठीक है। क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से, ठीक है, आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, ठीक है। F कौन हो जाएगा? 1 से 2 पे हो रहा है तो F21 बराबर
कूलाम का नियम पढ़ा था अभी आपने, क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा R², यही था। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, Q1 से Q2 पे आरोपित बल बोला जा रहा है, मतलब कि 1 से 2 पर, मतलब 2 1 होगा, तो यहाँ पे जो R होगा वो R कौन सा होगा, 1 से 2 पर होगा, अर्थात यहाँ पे क्या होगा Q1 R1² जो होगा वो क्या होगा R21² इनटू, क्योंकि R का मान रखना पड़ेगा यहाँ पे, इनटू मैंने आपको बोला एक मात्रक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरी लंबाई 5 फीट 6 इंच है, ये है, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच यहाँ पे मात्रक ऐड किया कि नहीं मापने के बाद से, यही इसी तरीके से इसमें भी एक मात्रक की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा मात्रक, एकांक सदिश। तो इसका एकांक सदिश कौन सा होगा, 2 1 वाला, 2 1 वाला कौन सा होगा, 2 1 वाला ये होगा, तो इसका एकांक सदिश यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे R21। क्या ये कौन सा निरूपण हो गया, समीकरण नंबर ए। ये कौन सा हुआ, Q1 के द्वारा Q2 पे आरोपित बल। अभी तो हमने एक ज्ञात किया, अभी दूसरा बाकी है, चलिए दूसरा ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार चाहे तथा लिख दीजिए, तथा आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ठीक है, Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल। चलिए देखते हैं Q2 के द्वारा Q1 पर, तो F12 ये होगा इसका मीन बराबर 1/4 पाई, दिख रहा है आप लोग को, हाँ 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा R²। अब बोलिए R² पे कौन सा R होगा, तो Q2 के द्वारा Q1 पे लग रहा, मतलब Q2 के द्वारा Q1 पर, तो हमारा R12 होगा R12² इंटू, भाई एक एकांक सदिश तो ऐड करना पड़ेगा, तो Q2 के द्वारा Q1 पे एकांक सदिश क्या है, R12, समीकरण नंबर 2। हमें जो ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ, समीकरण 2, यही कूलाम के नियम का लिखेंगे समीकरण, उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण 1 और 2 कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, हमारा यहाँ पे टॉपिक समाप्त हुआ। अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद से अब नेक्स्ट में हम इस सदिश निरूपण के लिए क्या क्या से हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले आप अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिए, समझ में आ गया तो अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का महत्व, अर्थात जो कूलाम के नियम का हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म हमने ये 2 प्राप्त किया था, इनका क्या महत्व है, इनको क्यों प्राप्त किया गया। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, तो इसके महत्व हम लोग एक एक करके ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। वेक्टर फॉर्म यही दोनों आपने प्राप्त किए थे, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए। चलिए हम इसका महत्व देखते हैं। पहला महत्व है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण से हमें पता चलता है कि, फर्स्ट नंबर देखिएगा ध्यान से, F12 मतलब F12 वेक्टर F12 तथा वेक्टर F21 दोनों का परिमाण समान और दिशा विपरीत होती है। हमें यह पहला क्या पता चला कि दोनों का परिमाण क्या है, समान है, दिशा विपरीत है। कैसे, तो अभी आपने पढ़ा था कि F12 जो वेक्टर था वह F12
1 के बराबर था, परंतु दोनों की दिशा क्या थी, माइनस में आ रही थी। अर्थात अगर ये प्लस का है तो ये माइनस में होगा, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस में होगा। अर्थात F12 बराबर माइनस का F21, अर्थात दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी, पर तो दोनों का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्लियर है, पहला तो क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे कि चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पर इसमें F2 की दिशा, F12 की दिशा इधर है, F21 की दिशा इधर है, और इसमें F21 की दिशा इधर है, ये है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब इन दोनों, ये चित्र मैंने अभी यहाँ इसके लिए नहीं बनाया, आगे के लिए बनाया, अभी रहने दीजिए, चित्र मत देखिए। दूसरा नंबर, यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करता है, मतलब ये तृतीय गति के नियम के अनुरूप है। आपको न्यूटन का तृतीय गति का नियम याद होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि क्रिया के विपरीत अन्योन्य क्रिया होती है, अर्थात जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि गुब्बारे में हवा भर करके जब उसको छोड़ते हैं तो गुब्बारे में पीछे से हवा निकलता है तो गुब्बारा आगे की ओर बढ़ता है। जैसे रॉकेट में पीछे से जितना ईंधन छोड़ता है उतना तेजी से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, अर्थात क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि जो F1, हाँ, और उसमें भी आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि दोनों प्रतिक्रिया आपस में, जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, दोनों का मान जो होता है बराबर होता है, मतलब दोनों के बल का मान क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे भी F12 और F21 का दोनों का मान इक्वल है, और इसका दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये क्रिया है तो ये रहेगी प्रतिक्रिया, अर्थात ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुरूप है। क्लियर। थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आवेश Q1 तथा Q2 का चिन्ह समान होता है, मतलब दोनों समान चिन्ह के हो, समान चिन्ह का मतलब दोनों प्लस हो, नहीं तो दोनों क्या हो, माइनस हो। बिल्कुल ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, यदि Q1 तथा Q2 का चिन्ह समान होता है, मतलब दोनों धनात्मक हो दिया, दोनों ऋणात्मक हो, तब F21 की दिशा R21 के अनुदिश होती है। मतलब अब इसको चित्र में समझते हैं, इसके लिए मैंने चित्र बनाया था। पहला नंबर चित्र को देखिए, यदि Q1 और Q2 दोनों प्लस चार्ज हो तो दोनों की दिशा क्या होगी, F12 की दिशा इसके इधर होगी और F21 की दिशा इधर होगी। अर्थात F21 का जो मान है, जो इसकी दिशा है, वो R21 मतलब R1 से लेकर के किस पर, 2 पर, 1 से 2 पर R21। तो F21 की जो दिशा होगी वह R21 के दिशा के अनुरूप होगी, अर्थात इसकी दिशा इधर होगी तो इसकी भी दिशा किधर होगी, इधर होगी, मतलब दोनों अनुरूप होंगे। अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए प्रतिकर्षित हो रहा है, ये उधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि आवेश Q1 तथा Q2 का चिन्ह असमान होता है, असमान मतलब एक प्लस हो और दूसरा क्या हो, माइनस होता है, तब F21 की जो दिशा होगी वो R21 के विपरीत होगी। मतलब F21 की दिशा R21 के, सॉरी गलती यहाँ पे, R21 की दिशा तो हमेशा इधर रहेगी, R21 मतलब 1 से 2 पर, परंतु F21 की जो दिशा होगी वो इस साइड मिलेगी, अर्थात ये वाला इधर और ये वाला इधर, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट हो गए। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये वाला एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। इसमें आपको यह बताया गया कि जो R21 की जो दिशा है वह F21 के क्या है, अनुरूप नहीं होगी। मतलब दोनों अगर आवेश Q1 और Q2 का मान चिन्ह समान नहीं होता है तो उस स्थिति में F21 की दिशा R21 के अनुरूप नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसलिए R21 और इसलिए Q1 और Q2 एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब ये बल इधर लगाएगा, ये बल इधर लगाएगा, मतलब दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, अर्थात वे यहाँ आकर्षण करेंगे, यहाँ प्रतिकर्षण। तो हमने नियम पढ़ा था, आवेश के दो गुण पढ़े थे, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तो देखिए समान आवेश में प्रतिकर्षण हो रहा है और असमान आवेश में आकर्षण हो रहा है। क्लियर है। अब पांचवा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये आपके
1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। कूलाम का नियम, कूलाम बल जो है, कूलाम के नियम से हमें 2 बल प्राप्त होते हैं। ये बल कौन सा बल है? तो कूलाम का बल एक केंद्रीय बल है। क्या बल है? केंद्रीय बल है, जो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, जो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह एक केंद्रीय बल है जो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुरूप होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कूलाम के नियम का महत्व, सदिश रूप में महत्व भी पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।